सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। एंड आज के इस नॉवल में काफी कुछ होने वाला है और स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। वांगलिन को यहाँ पर मास्टर ब्लू ड्रीम की तरफ से 3 स्पेल्स मिले थे जिन्हें की वांगलिन ने ऑलमोस्ट सीख लिया था, लेकिन जो सेकंड स्पेल था ना, उसे सीखने के लिए कहीं ना कहीं वांगलिन को सबसे पहले थर्ड स्टेप को फुल्ली अचीव करना होगा, तभी वो इसे परफॉर्म कर सकता है। इस दौरान वांगलिन को उस व्हाइट लेडी के बारे में भी पता चल जाता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर उसका इंतजार क्यों कर रही है। मास्टर ड्रीम दाओ ने वांगलिन को काफी सारे ऑफर्स दिए थे, लेकिन उसने सभी को ठुकरा दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कहानी हमारी ऑलमोस्ट 1 साल तक आगे पहुंच जाती है। वांगलिन अभी भी उन सारे स्पेल्स को समझने में लगा हुआ था, जहाँ पे वांगलिन फिलहाल उस व्हाइट लेडी की तरफ देखकर ये सोच रहा था कि मुझे सबसे पहले जो मेरी स्पेस टेलीपोर्टेशन है उसे और ज्यादा एडवांस लेवल पे पहुंचाना होगा, और ये काम मैं अगर कर सकता हूँ तो वो है इस थर्ड स्पेल के जरिए से। जहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन ऑलमोस्ट 3 महीना इसमें लगा देता है। तो यहाँ पे अपने स्पेस टेलीपोर्टेशन को इस हद तक इसमें छेड़छाड़ करके ऐसा बना देता है कि ये स्पेल यूज करते दौरान वांगलिन की जो फिजिकल बॉडी है ये कुछ पल के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, जिसके चलते इसके बॉडी पार्ट्स को पार्टिकल में डिवाइड होना ही नहीं पड़ेगा, स्पेस के साथ मर्ज होना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि वांगलिन जिसकी बॉडी कुछ देर के लिए ट्रांसपेरेंट होते साथ ही इजीली स्पेस के साथ मर्ज हो जाएगी, विच मीन्स कि वांगलिन के स्पेल में बहुत ही कम फ्लॉज बचे हैं। बेसिकली वांगलिन ने इसे एडवांस लेवल तक पहुंचा लिया था और अब ये काम बस होने वाला था कि तभी इस प्रोसेस में वांगलिन को एक और ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने 3 स्पेल को आपस में फ्यूज करके एक अलग ही स्पेल को क्रिएट करूं। मास्टर ब्लू ड्रीम ने इस थर्ड स्पेल को काफी अच्छे से वांगलिन को सिखाया था। बेसिकली उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया था, तो वांगलिन काफी अच्छे से इसे समझ चुका था। वांगलिन डिसाइड करता है कि क्योंकि मेरे 2 पावरफुल स्पेल ऑलरेडी फ्यूज हो चुके हैं तो मतलब मेरा आधा काम हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर ब्लू ड्रीम ने जानबूझ के मेरे लिए इस स्पेल को फ्यूज किया है, वरना वो चाहते तो मुझे मना कर सकते थे। अब वांगलिन जो कि उसी छोटे से पोर्टल को देखे जा रहा था, जो कि साइज में छोटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये अपने अंदर एक पूरे के पूरे प्लेनेट त्यानियन जैसे बड़े साइज को पोजेस करती है। वांगलिन के दिमाग में काफी सारे आइडिया आते हैं कि क्यों ना मैं मैजिकल आर्सेनल के जो सारी सोल्स हैं उन्हें इसके साथ फ्यूज कर दूं, फिर मेरे पास मेरा एक अपना वर्ल्ड भी बन जाएगा। यहाँ पे वांगलिन काफी बार एक्सपेरिमेंट करता है फोर्सफुली अपने उस वर्ल्ड को क्रिएट करने की, लेकिन काफी बार वांगलिन को नाकामी हासिल होती है। तो अब वांगलिन डिसाइड करता है कि मैं वापस से ट्राई करूंगा, लेकिन इस बार मैं सबसे पहले उन सोल्स को उस वर्ल्ड के अंदर भेजूंगा, जिसके बाद जो मैजिकल आर्सेनल का वो जो फ्रेगमेंट था, यानी कि स्टैम्प वाला फ्रेगमेंट, उसे मैं अपने इन दोनों स्पेल्स के साथ फोर्सफुली फ्यूज करूंगा। इस दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन को 2 महीने और लग जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी मशक्कत के बाद जब फाइनली वांगलिन इन दोनों स्पेल को इस थर्ड स्पेल के साथ फ्यूज करता है, यहाँ पर काफी सारी चेंजेस उस पोर्टल के अंदर आने लगे थे। ये दिखने में बहुत छोटा था, लेकिन जब वांगलिन इसके अंदर एंटर करता है तो वो पाता है कि तीनों स्पेल आपस में मिलकर मानो अलग ही एक वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, जो कि इस पूरे के पूरे स्टार सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है और जो कि वांगलिन के मुट्ठी में है। यहाँ पे वांगलिन को 2-3 टाइप के वेदर्स भी दिखते हैं, क्योंकि बाकी के 2 स्पेल्स जो है वो वेदर से रिलेटेड है, पर यहाँ पे वांगलिन फील कर पाता है कि ये जो रेन और विंड का वेदर देख रहा है इसके अंदर जैसे लेयर्स थे और इनका जैसे अपना ही एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोल यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे उनके बॉडी से व्हाइट कलर की ऑरा वांगलिन को निकलती हुई नजर आती है, और इससे याद आता है कि एग्जैक्टली सेम चीज वांगलिन ने सोल डिफाइनिंग ट्राइब के अंदर भी एक बार देखा था अपने उसी स्टैचू के आसपास। एंड गाइस, इसे ही जॉस फ्लेम कहा जाता है, क्योंकि जॉस फ्लेम किसी की बनाई हुई फ्लेम नहीं होती और ना ही ये किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है, बल्कि लोगों का ट्रस्ट, उनका आपके प्रति सम्मान और जो प्यार होता है उनका मिला जुला एक ऐसी एनर्जी है जो कि जिस बंदे की बॉडी से निकलती है जिसके प्रति, तो ये जो पावर है ये उससे थर्ड स्टेप पे जाने पे मदद करती है। जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप के अंडर में तुम्हें सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, जो कि तुम्हें दूसरे ऑब्जेक्ट से मिलती है ताकि तुम ब्रेक थ्रू कर पाओ, लेकिन जब हम सेकंड स्टेप में जाते हैं तो हमें ओरिजिन एनर्जी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि हम आगे ब्रेक थ्रू कर पाए, और ओरिजिन एनर्जी हर लिविंग क्रिएचर के अंदर होती है, और ये जो जॉस फ्लेम है इसके जरिए से हम थर्ड स्टेप पे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और उसके आगे के लेवल पे जा सकते हैं। और जो जॉस फ्लेम होती है ये हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, ना जबरदस्ती किसी से अब्सॉर्ब कर सकते हैं, बल्कि जितना लोग आपको फॉलो करेंगे, जितनी आपको रिस्पेक्ट देंगे, जितने आपके प्रति वो लॉयल होंगे, उनके अंदर से उतना ही ज्यादा ये फ्लेम रिलीज होगा। आई होप कि तुम्हें इस फ्लेम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखना। आप देखते हैं कि फिलहाल वांगलिन इतना तो समझ चुका था कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, पर फिलहाल के लिए वांगलिन यहाँ पर उस 9 स्टार एंशिएंट गॉड की जो फिंगर है ना, इसे डिवोर करने को देखता है, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई ऐसे मेथड्स थे नहीं। तो यहाँ मून क्लैन के एक एल्डर की वो मेमोरीज से पता लगा लेता है कि आखिर उसे करना क्या है और कैसे इसे डिवोर करना है। साथ ही उसे मून क्लैन के बारे में काफी मिस्ट्रीज का भी पता चलता है, जो कि
हम आगे आने वाले चैप्टर्स में रिवील होता हुआ देखेंगे। अभी मैं बता के तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाहती, बट इतना जान लो कि वांग लिन को यहाँ पे पता चल जाता है कि जो मून क्लैन है इनके पास एक स्पेशल टाइप का सीड है जिसके जरिए से ये लोग जो 9 स्टार के जो एंशिएंट गॉड्स है ना, इन तक की पावर को ये लोग ड्रेन कर सकते हैं। वांग लिन समझ चुका है कि इनसे तो मिलना पड़ेगा और इस सीड वाले मेथड की जो मिस्ट्री है इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। पर फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकना ज्यादा देर के लिए सेफ नहीं, क्योंकि वांग लिन को मेमोरी से ये भी पता चला था कि सोवरीन बहुत ही जल्द रिकवर होने वाला है और वो जब फुल्ली रिकवर हो जाएगा तो सबसे पहले जो इनर रियलम है उस पे ही धावा बोलेगा। अब वांग लिन यहाँ से अपने स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए इस एंशिएंट स्टार सिस्टम की बिल्कुल कॉर्नर वाले एरिया को जैसे ही लॉक करता है, वांग लिन ये देख कर शॉक था कि ऑलरेडी ये जो व्हाइट कलर वाली लेडी थी ना ड्रेस में, ये ऑलरेडी यहाँ वांग लिन के सामने मौजूद थी। और तभी वांग लिन इससे पहले कि इससे कुछ कह पाता, वो लेडी यहाँ पर अपने हाथों को थोड़ा सा लहरा दी और तभी वांग लिन नोटिस करता है कि जैसे उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा फिगर उसे घूर रहा है। वांग लिन उस फिगर की तरफ देखते हुए इस लेडी का इंटेंशन उससे पूछता है। अब वो लेडी वांग लिन की तरफ अटैकिंग पोजीशन में बढ़ते हुए अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम लुओलन है और मैं ब्लू कॉन्क्यूबाइन हूँ। और तभी वो लेडी अपना मुंह खोलती है और यहाँ पर वो जैसे वांग लिन की सारी पावर्स को ऑरा को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लेडी थी ये दिखने में बिल्कुल वानियर जैसी थी, जिसे देखकर वांग लिन तो कम्प्लीटली शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाता है। और बिल्कुल उसी की तरह उतनी ही मासूमियत के साथ ये वांग लिन की जो एंशिएंट गॉड की जितनी भी इसके अंदर ऑरा थी ना, इसे ऐसे बाहर खींचना शुरू कर देती है। वांग लिन की आंखों में एक आंसू था, एक दर्द नजर आ रहा था, पर अगले ही पल वो यहाँ पे अपने क्रिएट किए गए इस वर्ल्ड की पावर का यूज करता है, जिसके इम्पैक्ट से ये लेडी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वांग लिन यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि इस लेडी ने ऑलरेडी यहाँ पर आकर उसके लिए जाल बिछा रखा था। साथ ही यहाँ पर पीछे ये जो जायंट सा इल्यूजनरी फिगर था उसके एक हाथ में वांग लिन को यहाँ पे थाम के रखा था, पर वांग लिन यहाँ पर उससे जैसे तैसे खुद को छुड़ा के इस फिगर की बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगले ही पल वांग लिन इसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे एंशिएंट गॉड की ऑरा चाहिए, लेकिन तुम अपनी इस क्लोन बॉडी के साथ कभी भी इस काम में सफल नहीं हो सकती। ये सुनकर वो लेडी तो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुकी थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वांग लिन पहचान सकता है कि वो इस वक्त अपनी ओरिजिनल बॉडी में आई है या फिर क्लोन बॉडी में। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मास्टर ब्लू ड्रीम का वो जो फर्स्ट स्पेल था जिसके जरिए से आप किसी भी चीज को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि रिवर्सिंग द हेवन, उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते उस व्हाइट लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस दौरान वांग लिन कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे प्यार का तुम यहाँ पे भेष धारण करके मुझ पे हमला करो, हाँ, और उसके इनोसेंट चेहरे का फायदा उठाकर तुम मेरी ऑरा को अब्सॉर्ब करना चाहती थी, अब तो तुम मरोगी। अब हम देखते हैं कि वांग लिन वापस से इसकी तरफ स्ट्राइक करने को आगे बढ़ता है और इस दौरान वो यहाँ पे मास्टर ब्लू ड्रीम का वो डिफेंसिव स्पेल यानी कि जो उनका सेकंड स्पेल था उसे भी एक्टिवेट करता है। तो वांग लिन के आसपास हल्की ही सही लेकिन एक लाइट से बनी हुई छोटी सी शील्ड आ जाती है और तब तक ये लेडी जो थी ये यहाँ पर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक चला चुकी थी। वांग लिन की नजर उस स्वॉर्ड पे जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था और तो और इस स्वॉर्ड से ब्लैक कलर की ऑरा निकल रही थी, दिखने में ये बिल्कुल ब्लैक ब्लेड जैसा दिख रहा था। हम देखते हैं कि वांग लिन का ये जो शील्ड था ना ये बहुत इजीली इसे प्रोटेक्ट कर लेता और उसके अटैक को भी वो काउंटर कर चुका था। अब यहाँ पे वांग लिन के क्रिएट किए गए वो जो तीनों स्पेल से बनाया गया वर्ल्ड था वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है और एक्सपेंड होता चला जाता है। लेकिन जब यहाँ पर वो लेडी उस वर्ल्ड के अंदर झांकती है और जब वो जॉस फ्लेम को देखती है ना, वो यहाँ पे अंदाजा लगा चुकी थी कि मास्टर ब्लू ड्रीम ने इसे कुछ ना देकर भी बहुत कुछ दे दिया है। वो लेडी समझ चुकी थी कि यहाँ पर टिकना सेफ नहीं, तो वो यहाँ अपने आसपास एक व्हाइट जेड को क्रश करते हुए एक बैरियर को बना लेती है और जैसे ही वो नजर उठा के वांग लिन की तरफ देखती है तो एक स्लैश अटैक सीधा उसके बैरियर से आ टकराता है और ये स्लैश अटैक वांग लिन ने अपने उसी ब्लडी स्वॉर्ड से किया था। यहाँ पे बैरियर को भेदते हुए ये अटैक उसको बहुत तगड़ा वाला डैमेज देता है, जिसके चलते उसकी बॉडी के आसपास से खून की बूंदें भी टपकने लगती हैं, जो देखकर वांग लिन काफी ज्यादा शॉक था कि ये तो बस एक इसका इल्यूजन है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर वांग लिन को फिलहाल इसका काम खत्म करना था क्योंकि अगर इसने अपने बाकी के लोगों को इसके बारे में बता दिया तो वो लोग भी इसे हंट करने जरूर आएंगे। अब वांग लिन वापस इस पर सेम अटैक करता है जिसके चलते लेडी और ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, लेकिन तब तक वो यहाँ पे अपनी जो ओरिजिनल बॉडी थी उस तक अपना मैसेज पहुंचा देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन के ऊपर जायंट सा पाम अटैक आगे बढ़ता है। या फिर वांग लिन को वाइब आ रही थी कि जैसे इस पाम अटैक में इस लेडी की ऑरा शामिल हो, यानी कि हो सकता है कि ये इसकी ओरिजिनल बॉडी का अटैक है। तो वांग लिन समझ चुका था कि फिलहाल के लिए उसका कोई भी स्पेल बैरियर इसे भेद नहीं सकता। तो यहाँ पे वांग लिन उसी 9 स्टार एंशिएंट गॉड की हाफ डिवोर की हुई उसी उंगली को बाहर निकालता है, जिससे टकराते साथ ही एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। वांग लिन को भी इम्पैक्ट फील होता है, पर तब तक एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड की फिंगर ने उसके काफी सारे अटैक को यहाँ पे अब्सॉर्ब कर लिया था और अब वांग लिन इस फिंगर को पूरी तरीके से ऐसे डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकता था, इसे अपने पास रख लेता एंड देन पूरी हिम्मत के साथ इस हाथ को काटने के लिए अपनी तलवार को चला के मारता है। यहाँ पे वांग लिन इतनी
इतनी शिद्दत से ये अटैक करता है कि लिटरली उसके जो कॉर्नर थे ना माउथ के, वहां से भी खून निकलने लगा था और एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ किसी के चिल्लाने की आवाज वांग लिन और उस लेडी दोनों के कानों में जाती है और अगले ही पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वांग लिन का ये जो रेन और वाइन का जो वर्ल्ड था जो उसने क्रिएट किया था, यहाँ पे वो एक शील्ड की तरह वांग लिन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन तभी वांग लिन नजर डालता है तो वो लेडी यहाँ से भागने में लगी हुई थी। वांग लिन के दिमाग में आइडिया आता है कि यार अगर मैंने इसको ट्रैप कर लिया ना तो मेरा ये जो रेन और वाइन का वर्ल्ड है जिसके अंदर मैंने उस सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प के फ्रेगमेंट को भी ऐड किया था जिसमें कि काफी सारे सोल्स हैं, बेटर सोल्स हैं, अगर उसके अंदर मैं इसे मिला लूं तो मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक ऑलमोस्ट थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर के ओरिजिन सोल को ट्रैप कर पाना बहुत ही बड़ी बात है। अब ओरिजिन सोल वांग लिन इसलिए कह रहा है क्योंकि वो पता लगा चुका था कि ये भले ही दो अलग अलग बॉडी हैं जो कि एक ही लाइफ एक ही सोल को पोसेस करती है, लेकिन किसी मिस्टीरियस टेक्निक के जरिए से इसने जैसे अपने ओरिजिन सोल को भी स्प्लिट कर लिया हो दो अलग अलग बॉडी में। वांग लिन यहाँ पर लगातार इसी का पीछा किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन फाइनली लेडी को ट्रैप कर ही लेता है। साथ ही वांग लिन इसके फोरहेड के पास से निकल रहे जॉस फ्लेम को भी ट्रैप करने ही वाला था, पर तभी वो लेडी यहाँ पर एक तेजी से चीख मारती है। पर तब तक वांग लिन का स्वॉर्ड स्लैश अटैक वापस से इसे लगता है और इस दौरान सामने मौजूद एक स्कॉर्पियन प्लेनेट के पास देखकर ये लेडी उन्हें कमांड देती है और अपनी हेल्प के लिए उन्हें बुलाती है। अब यहाँ पर जो सारे लोग आते हैं वो सीधा वांग लिन के ऊपर टूट तो पड़ते हैं, पर तब तक वांग लिन अपने एंशिएंट गॉड फॉर्म में आ चुका था, यानी कि उसकी बॉडी बिल्कुल उन्हीं का साइज ले लेती है। फिर दो पंच अटैक सीधा करता है। पहला वाला बाकी सारे लोगों को निपटाता है और दूसरा वाला सीधा उस लड़की से जा लगता है, जिसके चलते अचानक से एक मिस्टीरियस से माइंड स्टेट में पहुंच जाती है जहाँ पर ये कभी रोने लगती है, कभी हंसती है, कभी तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन के साथ बस एक टक देखे जाती है। यहाँ पर वांग लिन इसके फोरहेड पे नजर डालता है जहाँ पे जॉस फ्लेम के बीच में वांग लिन को यहाँ पर 3 कलर के डॉट नजर आते हैं जो कि दिखने में ब्लू, रेड और येलो जैसे दिख रहे थे। और तभी उस लेडी की आंखों में आंसू आते हैं। यहाँ पे वो लेडी अपनी उसी मेमोरी को रिगेन कर लेती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे एक काफी खूबसूरत जो रिवर्स एंट्रेस थी वो उसे देखे जा रही थी। उसके सिर पे वो हाथ रखते हुए उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करती है, साथ ही वो उसे अपनी क्लोन बॉडी में भी ट्रांसफॉर्म करने लगती है। यहाँ उसकी बॉडी हवा में फ्लोट होती है और अगले ही पल वो कहती है कि आज से तुम मेरी वो डिसाइपल हो जिसके जरिए से मैं जॉस फ्लेम को फॉर्म करूंगी। अब यहाँ पे जैसे ही ये मेमोरी उसे वापस आती है वो तभी वांग लिन की तरफ देखती है जो कि उसी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तब तक जो जॉस फ्लेम इसकी बॉडी में बन रहा था वो इन्हीं का यूज करते साथ ही यहाँ से पलक झपकते ही 9 तो 11 हो जाती है। पर वांग लिन कहाँ जाने देने वाला था, जहाँ पे ये जाके अपीयर होती है और अपने फिंगर को इसके फोरहेड पे पॉइंट करते हुए कहता है स्टॉप। अब वांग लिन जैसे स्टॉप कहता है, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी था जो वांग लिन के हर एक प्लानिंग को समझ जाता है और अचानक से इस लेडी की बॉडी को जैसे डिस्ट्रॉय करने को जाता है। और इससे पहले कि इसका जॉस फ्लेम खुद इसकी जान ले जो कि इसे कंट्रोल कर रहा है, तो सबसे पहले वांग लिन खुद ही अपने स्वॉर्ड से इसे निपटा देता है। और अब इसका जो जॉस फ्लेम है वो काफी तादाद में निकलने लगता है और ये इस वक्त ओनरलेस जॉस फ्लेम था क्योंकि इसका जो ओनर है वो मारा जा चुका है। तो आसपास की जो भी चीज है ये इसमें समाना शुरू कर देती है। वांग लिन क्या करता है कि इन दोनों को यानी कि सोल और जॉस फ्लेम दोनों को उठाते साथ ही यहाँ पर उस छोटे से पोर्टल के अंदर डाल देता है जहाँ पर वांग लिन का बनाया हुआ वो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। अब इस सोल को तो वांग लिन ने ट्रैप कर लिया था जिसके जरिए से ये काफी सारी मेमोरीज का सर्च करके काफी कुछ पता लगा सकता था, पर तब तक जो सिल्वर वुमेन है वो यहाँ पे वांग लिन की परमिशन के बिना ही उसके पास आके अपीयर होती है और ये वही सिल्वर पपेट थी जिसने की वांग लिन की काफी बार मदद की है। वांग लिन इतना जानता था कि इसका जो स्टेटस है ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मुझे थर्ड स्टेप की कल्टीवेटर थी जो कि इस लड़की को कंट्रोल कर रही थी जिसने की इसे अपना जॉस फ्लेम डिसाइपल बनाया था। उसका जो ऑरा है वो इस लड़की के मारे जाने के बाद यहाँ से डिसअपीयर होने लगता है, लेकिन वो जो सिल्वर लेडी थी उसकी आंखें ग्लो करती है और पलक झपकते ही वो उसे पकड़ते साथ ही अब्सॉर्ब कर जाती है। अब यहाँ पे वांग लिन ये देखकर और ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर इसे अचानक से क्या हो गया कि तभी उस लेडी को कुछ मेमोरीज वापस से उसे जैसे याद आती है और जैसे ही वो वांग लिन की तरफ देखती है उसकी आंखें डर से कांपने लगती है और कहने लगती है कि मत करो, ये जॉस फ्लेम ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम अपना सब कुछ गवा दोगे। ये एक ऐसा फ्लेम है जो कि तुम्हारा सब कुछ जला के राख कर सकती है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरी तरह मत बनो और इसे मत अपनाओ, सब कुछ गवा बैठोगे। वांग लिन उसकी बात सुन के कंफ्यूज था और तभी वो कहता कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, जिस पे वो लेडी बताती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर उसी फ्लेम को देखा है, इसलिए मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ और मैं भी नहीं जानती कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लेडी इतना कहते हुए वांग लिन को कंफ्यूजन के साथ छोड़ के चली जाती है। वांग लिन जो कि काफी ज्यादा सोच में था, पर तब तक वांग लिन डिसाइड कर चुका था कि जब तक मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट ना हूँ मैं इस जॉस फ्लेम को कभी भी ट्राई नहीं करूंगा। अब वांग लिन यहाँ से सीधा डिसअपीयर होता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक थंडर लेक के पास अपीयर होता है क्योंकि वांग लिन को यहाँ पर अपने थंडर एसेंस को पूरे तरीके से कंप्लीट करने के लिए एक पावरफुल सोर्स मिल चुका था और ये वांग लिन को असल में उन 3 बंदे में से एक बंदे से पता
चला था जो कि वांगलिन पर 7 कलर्ड रियलम में अटैक करने आया था, जिनमें से एक बंदा असल में मून क्लैन से भी था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन जब यहाँ पे आता है ना तो उसे ऐसा फील होता है कि मैं इसके जरिए से यहीं पर रहकर अपने इस थंडर एसेंस को, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है, इसे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तो वांगलिन यहाँ काफी वक्त गुजारता है और जब वांगलिन यहाँ की ठीक ठाक अमाउंट में थंडर की जो ओरिजिन एसेंस है ना उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वांगलिन डिसाइड करता है कि चलो अंदर जाया जाए। अब वांगलिन अंदर की ओर जाता है जहाँ पे ये देखता है कि 8 बड़े और 8 छोटे प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे को जैसे घेरे हुए हैं। अब वांगलिन डिसाइड करता है कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग मुझ पे शक करेंगे, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस के एक पोर्शन को आगे की ओर बढ़ा दूं। वांगलिन ये सारी चीजें डिसाइड कर ही रहा था कि पास ही का एक जो थंडर प्लैनेट था उसके एक जगह पर वांगलिन को एक छोटा सा बच्चा नजर आता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और बेसिकली वो यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस कर रहा था क्योंकि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। वांगलिन इसे देखे जा रहा था और फिर डिसाइड करता है कि ठीक है अब यही मेरी बॉडी बनेगी। वांगलिन इसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है और अचानक से ये बच्चा जो कि अधमरी हालत में था ये पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। अब वांगलिन जो कि इस छोटे बच्चे के अंदर था, जैसे ही वो ऊपर की ओर देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर ये जो 8 छोटे और 8 बड़े प्लैनेट्स हैं इनके बीच में ही थंडर सेलेस्टियल रियलम की तरह ही एक छोटा सा जो फ्रेगमेंट था जो कि बाकी सबसे कनेक्टेड था, बिल्कुल वैसा ही छोटा सा फ्रेगमेंट यहाँ मौजूद था और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी एंशिएंट टाइम की कोई बिल्डिंग नजर आ रही थी और जिसके ऊपर वांगलिन उसी ब्लैक लाइटनिंग को देखता है जैसे कि वांगलिन ने इस बंदे की मेमोरी में देखा था। अब वांगलिन जब इस लाइटनिंग को देखता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है, वो कहने लगता है कि क्या ये उन्हीं 6 लाइटनिंग में से एक लाइटनिंग है, जैसे कि अगर पूरी तरीके से समझ के उसे कंट्रोल करना या उसकी पावर को एक साथ फ्यूज करके हासिल कर लिया जाए तो कहा ऐसा जाता है कि जो हासिल करने वाला होगा ना वो यहाँ पर बिना किसी मेहनत के 3rd स्टेप तक पहुंच जाएगा। वांगलिन यहाँ पर इस नौजवान की सारी मेमोरीज को भी स्कैन कर चुका था, यहाँ पे इसे पता चलता है कि इसकी जिंदगी ऑलमोस्ट जैसे वांगलिन की जैसी रही है, घर परिवार इससे छिन चुका था और फिर बाकी की भी इसकी लाइफ ऐसी ही रही। इसे एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है और एक इससे जो सुपीरियर था यानी कि इससे पावरफुल एक जो बंदा था वो भी इस पे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करता था, लिटरली उसे बस अपने फायदे के लिए यूज करता था। अब वांगलिन की यहाँ पे सटक जाती है और वो सोचता है कि चलो इस बच्चे की मैंने अगर बॉडी ली है तो इसकी मैं मदद तो करूंगा ही, और अब वो सीधा उसी बंदे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस दौरान वांगलिन के फोरहेड पर उसका थंडर मार्क ग्लो करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन उसे ट्री के पास पहुंच जाता है जहाँ पर की वो फ्रूट लगा था जिसे की ये जो बंदा जिसकी बॉडी को वांगलिन ने पोजेस किया है जिसका नाम यूफी है उसी ने यहाँ पर इस ट्री को लगाया था, इसकी देखभाल की थी और जब इसके फ्रूट को उसने हार्वेस्ट किया तो यहाँ पर इसका ये जो सुपीरियर था इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर इसने इसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके इसे अधमरी हालत में छोड़ दिया था। वांगलिन यहाँ पर आता है, पलक झपकते ही सिंगल स्ट्राइक से ही इसकी सारी हवा टाइट कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी ये जो ओल्ड मैन था ये अधमरी हालत में पहुंच चुका था और तभी वो बस एक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लॉ के अकॉर्डिंग मुझे मार नहीं सकते और ना ही मैं तुमसे रहम की भीख मांगूंगा, मैं बस इतना जानता हूँ कि यूफे ये तुम नहीं हो। पर यहाँ पे वांगलिन इसको निपटा देता है और इसकी सोल को अपने पास रख लेता है। यहाँ पर इसकी मेमोरी के जरिए से वांगलिन को पता चलता है कि इस बुड्ढे का नाम है क्यूजी और ये 1 नंबर का ठग है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि आने वाले 7 सालों के अंदर उसे जल्द से जल्द वो सारे क्रिस्टल्स को जमा करने होंगे जिसके जरिए से वो उन चुनिंदा लोगों में अपने नाम को शुमार कर लेगा ताकि उनके जरिए से वो उस होली लैंड पे जा पाए जहाँ पर की वो ब्लैक लाइटनिंग मौजूद है और इस लाइटनिंग को छूने भर से ही तुम्हारी जो थंडर लाइटनिंग मार्क है ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तुम्हारा ऑरा और ज्यादा डेंस बन जाएगा। बेसिकली वांगलिन को बहुत कुछ पता चलता है और जो कि हम आगे आने वाली स्टोरी में जानने वाले हैं। इस दौरान वांगलिन सोचता है कि यार मुझे ये लाइटनिंग चाहिए और थोड़ी नहीं मुझे तो पूरी की पूरी चाहिए, तो मेरा तो जाना बनता है। तो वांगलिन भी सारे क्रिस्टल्स को जुटाने में लग जाता है और उसे ख्याल आता है कि शायद मुझे जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वहाँ पे जाकर ही इन सभी को हार्वेस्ट करना होगा, लेकिन बाकी के प्लैनेट पर अगर मैं अपनी ट्रू पावर का यूज करूंगा तो सभी को शक हो जाएगा कि मैं यूफे नहीं हूँ। अब वांगलिन सोचता है कि यार इतने प्लैनेट के पास जाकर फार्मिंग करने से अच्छा है कि क्यों ना मैं यहाँ पर जिनके पास ऑलरेडी क्रिस्टल्स है इन्हें ही फार्म कर लूँ। वांगलिन स्माइल करता है कि तभी उसे कुछ लोगों के आने की आहट फील होती है जो कि बेसिकली यहाँ पर इस ट्री पे जो दूसरे फ्रूट्स लगे थे इन्हें ये हार्वेस्ट करने आए थे और ये जो क्यूजी नाम का बंदा था ना इससे ये लोग क्रिस्टल चुराने आए थे। पर यहाँ पर जैसे ही वो कुछ कह पाते हैं कि तभी वांगलिन यहाँ पे अपीयर होता है और यहाँ पे वांगलिन जैसे अपीयर होता है ये लोग इसे और इसकी और
ऑरा को फील करते हुए काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही यहाँ पर वांग लिन के हाथ में क्यूजी की बॉडी थी जिसे कि वो इनके सामने ले आता है, जो देखकर ये लोग डर के मारे उल्टे पैर दौड़ने लगते हैं। वांग लिन यहाँ पर इनका जो मेन बंदा था, जो कि इनका एक एल्डर है जिसका नाम QDI है, उसे फॉलो कर रहा था और बाकी के जो लोग थे इनसे इनके सारे क्रिस्टल्स को ले लेता है। वांग लिन के पास अभी भी काफी कम थंडर क्रिस्टल्स थे, तो इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए ये इस बंदे से कहता है कि मुझे अपने सेक्ट के पास ले चलो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एल्डर था QDI, वो भी हाफते कांपते वांग लिन को अपने इसी थंडर सेक्ट के पास ले आता है। और यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होता है वो वांग लिन की ऑरा को फील करते ही समझ जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक बंदा है, इसे अगर मैंने छेड़ दिया तो फिर ये मुझे छोड़ने नहीं वाला। तो वांग लिन की ये काफी अच्छे से स्वागत करता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो कि वांग लिन के पैरों तले ये लेट जाएगा। वांग लिन को भी इससे शूलिग्यू वाली वाइब आ रही थी और तब हम देखते हैं कि वांग लिन को ये सारे अपने ट्रेजर्स दे देता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पे थंडर क्रिस्टल लेने आए होंगे। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो थंडर क्लैन है, यहाँ पर भी काफी छोटे छोटे सेक्टर हैं और यहाँ पे कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है, ना ही कोई थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर, और ये इस एंशिएंट स्टार सिस्टम के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिनसे कि अपना वांग लिन फ्यूचर में मिलने वाला है। अब यहाँ पे वांग लिन शूलिग्यू को भी बाहर निकालता है। वांग लिन ने एक चीज नोटिस कर ली थी कि ये जगह बिल्कुल सुजाकू प्लेनेट की तरह ही है, जहाँ पर काफी छोटे छोटे सेक्ट है और अगर कोई हाईएस्ट कल्टीवेटर हुआ भी तो वो भी एक्सटर्नल लेवल का ही होगा। तो शूलिग्यू को भी वो जिम्मेदारी दे देता है और उसे बताने लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा थंडर क्रिस्टल चाहिए। ये सुनना ही था कि शूलिग्यू कहने लगता है कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये जो पूरा का पूरा थंडर क्लैन का एरिया है ना, कोई भी मेरी पहुंच से बचने नहीं वाला। यहाँ पे वो इतना ज्यादा भाव खाता है कि सामने खड़ा वो जो हेडमास्टर था वो समझ जाता है कि ये भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, लेकिन मैं इसे ऐसे कैसे जीतने दे सकता हूँ। बेसिकली उसे वांग लिन का ही एक सर्वेंट बनना था, क्योंकि इस बंदे ने अंदाजा लगा लिया था कि ये जो मेरे सामने फिगर मौजूद है ये भले ही एक बच्चे की बॉडी में हो लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांग लिन यहाँ पर इस हेडमास्टर को भी कुछ ट्रेजर्स देते हुए इसे भी काम पे लगा देता है। अब यहाँ पे वांग लिन से जब शूलिग्यू को परमिशन मिल जाती है तो फिर इसे कौन रोकने वाला था, निकाल पड़ता है ये। और बस कुछ ही 1-2 हफ्ते में हम देखते हैं कि इसने अपनी पूरी की पूरी ऐसे ना सेना खड़ी कर दी थी, क्योंकि इस जगह के हिसाब से शूलिग्यू का कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो अपने पावर की मदद से सभी को ऐसे पोजेस कर लेता था। और हम देखते हैं कि पलक झपकते वो खुद को किसी राजा महाराजा जैसी वाइब देने लगा था और यहाँ पे जहाँ कहीं से भी वो गुजरता था वहाँ से काफी लोगों को अपना सर्वेंट बना लेता था और उनकी चीजें भी वो अपने पास रख लेता। लड़कियां तो इसके आसपास डेरा डाल के घूमती थी और यहाँ पर अपनी शान में उसने जो सारी बातें लिखवाई थी वही सारी बातें उसके जो 4 सेवक थे वो जहाँ जहाँ से गुजरते हैं जोर जोर से सभी को कानों में सुनाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी चलते चलते ये लोग एक ऐसे केव के पास पहुँचते हैं जिसके अंदर एक ओल्ड मैन मौजूद था और शूलिग्यू जानता था कि यार ये तो नैनसेंस सोल का है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। अब शूलिग्यू इस बच्चे को बहुत ही अच्छे से लूट लेता है, ऐसे काफी सारे ट्रेजर्स को भी ले लेता है और अब इसे भी वो अपना सर्वेंट बना लेता है और ये बंदा भी इसे फॉलो करने लगता है। अब ये जो ओल्ड मैन था ना, ये चापलूसी में इससे भी 2 कदम आगे था, तो वो देखकर ही पता लगा लेता है कि शूलिग्यू का इंटरेस्ट फीमेल कल्टीवेटर्स में कुछ ज्यादा ही है। तो शूलिग्यू को वो एक ऐसे सेक्ट की तरफ ले जाता है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फीमेल कल्टीवेटर्स मौजूद थी। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। वांग लिन जो कि यहाँ पर एक छोटे से पैलेस के अंदर मौजूद था जो कि यहाँ पर इसी सेक्ट का दिया गया था और वांग लिन यहाँ पर बैठकर काफी सारी चीजों पे फोकस करता है। इस दौरान वांग लिन को यहाँ के जो मास्टर है यानी कि इस थंडर क्लैन के जो मास्टर है उसके बारे में पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट थंडर भी मौजूद है। वांग लिन यहाँ पर डिसाइड करता है कि क्योंकि मैंने इस लड़की की बॉडी ली है तो मेरे जो फोरहेड पर जो थंडर मार्क है मुझे इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और तब जाकर ही मैं इसके जरिए से उस होली लैंड पे जाकर उस ब्लैक लाइटनिंग वाले थंडर को टच कर सकता हूँ, जिसके जरिए से मैं मेरे थंडर की जो एसेंस है इसे और ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। लेकिन वांग लिन एक चीज फील करता है कि यहाँ के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं जिनके ओरिजिन सोल और उसके बॉडी के ऊपर ये जो थंडर मार्क है ये कहीं ना कहीं बीतते वक्त के साथ खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनकी जो वेटिलिटी है उसको जैसे अब्सॉर्ब करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो सेक्ट मास्टर था ये वापस आ जाता है और वाकई में वांग लिन के लिए इसने काफी अच्छी खासी हार्वेस्ट की थी और अब वांग लिन के आते साथ ही ये चमचागिरी करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके काम को देख कर ना वांग लिन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शूलिग्यू का अभी तक कोई अता पता नहीं था, पर वांग लिन जानता है कि इसको मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। इस दौरान हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो होली लैंड पूरी तरीके से ओपन होने वाला था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हेडमास्टर था ये वांग लिन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, उसे काफी सारी चीजों के बारे में बताता है, साथ ही वो उस जगह पर ले जाता है वांग लिन को जहाँ पर इन सारे ट्रेजर्स के बदले उसे काफी अच्छे खासे ट्रेजर्स भी मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं धीरे धीरे ये जो सेक्ट मास्टर यानी कि जिसका नाम रुआन है इसके और वांग लिन के बीच की रिलेशनशिप काफी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे वक्त बीतता जाता है और रुआन यहाँ पर एक एक करके काफी सारे लोगों के बारे में बताता है, जिनमें से एक बंदा था जिसका नाम था ब्लैक डेविल किल, जिसके बारे में रुआन काफी सारी डिटेल्स
उसे बताता है क्योंकि वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी रहा है, उससे मिल चुका है। और सामने और पीछे से तभी हम इसी बंदे को आता हुआ देखते हैं और तभी जैसे ही वांग लिन की ये फील करता है, ये समझ जाता है कि यहाँ पर मेरे सामने कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, तो वो इमीडिएटली यहाँ से वैनिश हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये उन 800 चुनिंदा लोगों में आता है। इस दौरान यहाँ पर हम बड़े से फॉगी एरिया को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे गार्ड्स मौजूद है और एक एक करके काफी सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स अंदर जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो कि पहले दिन यहाँ हाजिर हो गया था, उसे देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि इसका कल्टीवेशन लेवल यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उनसे कहीं गुना ज्यादा था। ऑलमोस्ट ये निर्वाणा स्क्वायर के अर्ली स्टेज के बराबर था। इस दौरान रुआन वांग लिन को लीड करते हुए टेंपल के काफी क्लोज पहुंच जाता है और यहाँ पे वांग लिन को एक बहुत बड़ा सा पैलेस भी नजर आता है जिसके 3 सेक्शन थे और बेसिकली तीनों जगह पर ही ट्रेड होती है। लेकिन यहाँ पर जो फॉगी एरिया था ना, थंडर लाइटनिंग की मदद से वांग लिन का इंटरेस्ट इस पे जाता है और पलक झपकते ही वांग लिन इसे भी जैसे डिस्कवर करते हुए एक नए स्पेल को भी समझ लेता है और वांग लिन मन में कहता है कि यार आगे ये मेरे बहुत काम आएगा। अब वांग लिन ईस्टर्न साइड की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि उस रैंकिंग में से अपना नाम जो दर्ज कराना था। जहाँ पे आते साथ ही वांग लिन को एक छोटा सा ब्लैक लिक्विड वाला थंडर लेक मिलता है और जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे कल्टीवेटर्स मौजूद थे, लेकिन वो लोग बेसिकली यहाँ पर गार्ड की भी ड्यूटी कर रहे थे और बाकी सब पे नजर भी रखे थे। इस दौरान वांग लिन सारी चीजें लाके बिल्कुल इसके अंदर उड़ेल देता है, जिसके बाद जो पावर और जो क्रिस्टल्स वो काउंट करता है लेक। तो यहाँ पर वांग लिन के पास मौजूद जो स्लिप था उसके अंदर रैंकिंग उसे शो होने लगती है। सभी लोग वांग लिन को ही घूरे जा रहे थे और तभी यहाँ पे जो बाहर रैंकिंग बोर्ड में सभी लोग नाम पढ़ते हैं, इसमें पहला एक नाम डिफरेंट था जो कि इतने सालों में कभी भी देखा नहीं गया था और ये नाम था यूफे का, जिसके पास 4 लाख से भी ज्यादा थंडर क्रिस्टल मौजूद थे और इसका रैंक 800 लोगों में 799 रैंक पे था, यानी कि बॉटम से वो सेकंड नंबर पे था। इस दौरान हम देखते हैं कि आसपास वो जो लोग कल्टीवेट कर रहे थे उनमें से एक बंदा वांग लिन में इंटरेस्ट लेता है और कहने लगता है कि क्या बात है, इतनी कम उम्र में तुमने अपना नाम यहाँ पे दर्ज करा लिया। तुम्हारी इस एक्सेलेंट कल्टीवेशन के साथ तुम अच्छे खासे टास्क को भी अपना सकते हो और जिसके बदले में तुम्हें काफी अच्छे अमाउंट में क्रिस्टल्स भी मिलेंगे, जिससे तुम्हारी रैंकिंग भी ऊपर नीचे हो सकती है। अब बेसिकली ये जो बंदा था ये वांग लिन को एक दोस्त की नजर से देखता है, साथ ही उसका इंटरेस्ट इसलिए भी आता है कि ये जो कल्टीवेटर ये काफी ज्यादा नौजवान है, हमारा थंडर स्कैटर्ड क्लैन ऐसे ही यंग टैलेंट की तलाश में है। अब फिलहाल के लिए ये वांग लिन को काफी अच्छे से गाइड करता है और साथ ही इसे कुछ मेथड्स भी देता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे काम आएंगे। अब हम देखते हैं कि 2 और गार्डियंस भी वांग लिन से इम्प्रेस होके उसके पास आते हैं और वो भी वांग लिन को कुछ ना कुछ देते हैं, जिनमें से एक उसे सलाह देता है कि बेहतर होगा कि तुम जो थंडर से रिलेटेड टास्क हैं उन्हें ही कंप्लीट करना, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र का था और मैंने टास्क लिए थे तो मुझे इनके बदले में काफी सारे क्रिस्टल्स मिले थे। ये कहते हुए वो वांग लिन की तरफ काफी स्ट्रेंज से स्माइल देता है, जिसके बाद ये तीनों यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और वांग लिन भी यहाँ से चला जाता है। साथ ही अब वो यहाँ पर अपने टास्क के बारे में सोचता है। वांग लिन यहाँ पर उसी जगह पर उसी गेट पर पहुंच जाता है जहाँ पर टास्क दिए जाते हैं, जहाँ पर की ज़ाओ टियान भी था। वांग लिन को देखते साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है, पर तुम्हें पता है कि वांग लिन के सामने कोई ज्यादा उछलने की कोशिश करे तो वांग लिन उसे बिल्कुल शांत कर देता है। यहाँ पे वांग लिन बस अपनी किलिंग इंटेंट को अपनी आंखों में शो कराता है और उसकी तरफ ऐसा बस पलटता है और वापस से पलट के सामने की ओर देखता है जहाँ पे एक ओल्ड मैन मौजूद था। यहाँ पे बस इसकी ये निगाह ही काफी थी इसकी रूह कपाने के लिए। यहाँ पे सामने जो ओल्ड मैन मौजूद था, इसे ऑलरेडी वो जो 3 कल्टीवेटर्स थे ना जिन्होंने कि वांग लिन को गिफ्ट्स दिए थे, उन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। ये बंदा वांग लिन की पावर को देखकर स्माइल करता है और यहाँ पे जो ज़ाओ टियान है उसे सजेस्ट करता है कि ये जो जूनियर है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के चलते इसे भी 7 मिलियन वर्ल्ड में जाने का एक्सेस मिला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा वापस से वांग लिन की तरफ देखता है, जिसके बाद वो कुछ नहीं बोलता और यहाँ पे फाइनली उस पोर्टल को ओपन किया जाता है जिसके जरिए से ये लोग 7 मिलियन वर्ल्ड में जा सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ वक्त गुजरता है, दोनों काफी डीप में चले जाते हैं और बेसिकली यहाँ पे स्पेटियल क्रैक जैसा था जिसके जरिए से होकर ही आप उस 7 मिलियन वर्ल्ड के अंदर जा सकते थे। पर तब तक वांग लिन इसके पीछे अपीयर होता है और यहाँ पर इसकी जो ठंडी ऑरा है ना, जैसे ये फील करता है, ये पीछे पलट के देखता है तो वांग लिन की ऐसे खूनी लाल आंखें इसे ही घूरे जा रही थी और वांग लिन एक टक इसकी तरफ देखे जा रहा था और कहने लगता है कि क्या हुआ, मारोगे नहीं? बंदा यहाँ पे कांप तो रहा था, पर तभी यहाँ पर ये अपनी पावर को अनलीश करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली जितने भी यहाँ के कल्टीवेटर होते हैं यहाँ पे स्कैटर्ड थंडर क्लैन के, तो यहाँ पर इनके मोस्टली पावर जो होती है, इनका ये जो मार्क होता है ना थंडर मार्क, इसके अंदर सील रहता है जिसे रिलीज करके ही ये लोग अपने पावर को अनलीश कर पाते हैं। सेम चीज यहाँ ज़ाओ टियान यूज करता है और यहाँ वांग लिन के सामने एक ब्लू कलर का जो ड्रैगन है जो कि थंडर ड्रैगन जैसा दिख रहा था, उसका एक इल्यूजनरी फिगर आता है, पर वांग लिन सिर्फ एक इशारा करता है। यहाँ पे इसका थंडर ड्रैगन इसके सामने ही नथिंगनेस में बदल जाता है, जो देखकर इस बंदे का मानो ओरिजिन सोल यहाँ से डर के मारे भागना चाहता हो, पर वांग लिन एक सिंगल स्ट्राइक से इसे खत्म करते साथ ही इसकी जो सोल है इसे अपने पास रख लेता है और वांग लिन का इंटरेस्ट तो इससे मिली वो जो निर्वाणा
नॉन स्कायर लेवल का जो थंडर मार्क था उसमें था। पर फिलहाल वांग लिन को ये जो 7 मिलियन वर्ल्ड है इसे डिस्कवर करना है। यहाँ पे वांग लिन जैसे ही आगे जाता है तो इसकी मुलाकात कुछ लोगों के ग्रुप से होती है, जहाँ पर बेसिकली ये भी अपने टास्क को करने आए थे। वांग लिन भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, लेकिन इनके ग्रुप में एक और बंदा था जो कि वांग लिन को काफी मिस्टीरियस निगाहों से देख रहा था। कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि वांग लिन की बॉडी में इस वक्त कोई और है। इस दौरान यहाँ पे सभी को उस जेड के जरिए से वांग लिन का नाम पता चलता है और सभी लोग जो कि यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने आए थे वांग लिन के बारे में ही चर्चा करने लगता है। अब वांग लिन यहाँ पे मन में कहने लगता है कि मुझे हर हाल में इस 7 मिलियन वर्ल्ड की जो मिस्ट्रीज है उसका पता लगाना होगा, और स्पेशली मुझे इस मेमोरी से पता चला था कि यहाँ के जो लोग हैं ये लोग डिवाइन रिट्रीब्यूशन का सामना करके सेलेस्टियल रियलम में जाते हैं। तो मुझे जानना है कि आखिर ये लोग कौन से सेलेस्टियल रियलम में जाते हैं। अगर ये जगह एंशिएंट स्टार सिस्टम में आता है तो क्या इनका जो सेलेस्टियल रियलम है वो एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम है। फिलहाल वांग लिन कुछ खास सोचता नहीं और इन ग्रुप के साथ आगे बढ़ जाता है। एंड गाइस, हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो में एंड करने से पहले गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि हमने हमारा जो नॉवेल का एक्स्ट्रा डोज है उसका चैनल बना लिया है, जिसपे तुम लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब जल्द से जल्द इस पे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, ताकि हम उस पे जल्द से जल्द नॉवेल से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसे अपलोड कर पाए। वैसे भी द रेनिगेड इमॉर्टल का नॉवेल काफी जल्दी खत्म होने वाला है, हम लोग काफी एंड तक आ चुके हैं और नॉवेल का ये जो पीक है ना ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि ये पूरी नॉवेल एंड नहीं हो जाती। लेकिन जो जरूरी और एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि नॉवेल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है और उसके बारे में हम उस चैनल पे बात करने वाले हैं, तो फटाफट से जाओ और जाके सब्सक्राइब कर लो, और जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो होमी नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।